तो एपिसोड की शुरुआत में कामो फुशिगुरु के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन फुशिगुरु उसके अटैक को डॉज कर लेता है और बाकी के एरोस को वो अपनी शिकिगामी की मदद से रोकने लगता है। फुशिगुरु सोचने लगता है कि इन एरोस के आगे जरा सा खून लगा हुआ है, लगता है उसकी टेक्निक फिजिक्स के लॉस को इग्नोर कर रही है। कामो फुशिगुरु से कहता है, तुम एक से ज्यादा शिकिगामीज को बुला सकते हो, तो आखिर तुम उन्हें बुला क्यों नहीं रहे? फुशिगुरु सोचने लगता है कि मेरे सारे डॉग्स अभी किसी दूसरे काम के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन आखिर तुम्हारा क्या, ये तो तुम्हारा आखिरी एरो था, अब तुम्हें कौन बचाएगा। फुशिगुरु सोचने लगता है, इसके पास ब्लड कंट्रोल टेक्निक है, जिस वजह से ये अपने खुद के ब्लड और दूसरी चीज जो कि इससे जुड़ी हुई है उसे कंट्रोल कर सकता है। और कामो बताता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने इन एरोस को पहले से ही तैयार करके रखा था। अब कामो सोचने लगता है, इसके पास 10 शेडोज की टेक्निक है, जिस वजह से ये कई सारी शेडोज को बुला सकता है और उस वजह से उसकी शिकिगामीज भी ज्यादा होंगे। इसके चलते कामो फुशिगुरु को जोर का पंच मार देता है और फुशिगुरु सोचने लगता है आखिर इसके पास इतनी ताकत आई कहां से, और इसी के चलते कामो फुशिगुरु पर बहुत जोर का अटैक कर देता है। फुशिगुरु सोच रहा था क्या सचमुच में मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि मैं इसके अटैक को डॉज ही नहीं कर पाया, ये तो पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। कामो बताने लगता है कि इस टेक्निक की मदद से हम सिर्फ ब्लड के सर्कुलेशन को ही कंट्रोल नहीं करते, बल्कि ब्लड से जुड़ी हुई हर किसी चीज को यूज में भी ले सकते हैं। फुशिगुरु पूछता है कि क्या तुम अपने ब्लड की स्पीड को बढ़ा रहे हो, और कामो बताता है एकदम सही। दूसरी तरफ मीवा सोच रही थी कि वो मेरी स्वॉर्ड को लेकर यहाँ से भाग गई। माई की बहन काफी ज्यादा चालाक है, मैं अपनी स्वॉर्ड के बिना कुछ नहीं कर सकती, उसने काफी अच्छी चाल चली। और अब अचानक से उसे मेकामारू का कॉल आ जाता है। कॉल उठाने के साथ ही वो कहने लगती कि मैं यूजलेस मीवा बोल रही हूँ, लेकिन इनोमाकी उसे सुला देता है और अब वो फुशिगुरु के डॉग को भी वापस भेज देता है, लेकिन अचानक से उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। आयरी कहने लगती है, तो मैच के बीच में सो गई, मैं इसे यहाँ पर ऐसे ही नहीं छोड़ सकती सारे कर्स पीरियड्स के बीच में। क्योटो का प्रिंसिपल यहाँ पर कुछ सोचने लगता है। कामो उनसे पूछता है कि आखिर ये क्या है, और प्रिंसिपल उसे बताते है कि ये सेमी फर्स्ट ग्रेड कर्स पीरियड है जिसे वहाँ पर छोड़ा जाएगा। और कामो कहने लगता है, मुझे लगा था कि सेकंड ग्रेड को वहाँ पर छोड़ा जाएगा। प्रिंसिपल कहने लगता है कि सेकंड ग्रेड स्प्रेड काफी नहीं होगी, ये वो सैंपल है जिसकी मदद से तुम इसे कंट्रोल कर पाओगे और तुम्हें इसे इटाडोरी को खत्म करने के लिए यूज करना होगा। कामो बताता है कि तब तक शायद इसे मार दिया जाएगा, और प्रिंसिपल बताता है कि ये काफी ज्यादा शांत है, तो ये तब भी बाहर आएगा जब इसे फ्लूट से बुलाया जाएगा। क्योटो का प्रिंसिपल प्रेजेंट टाइम के अंदर सोचने लगता है कि अभी तक उसने इटाडोरी के ऊपर उसको फेंक दिया होगा, ये काम करना काफी ज्यादा जरूरी होगा। अगर वो लड़का अभी टूडो से लड़ रहा है तो ये काम इसके बीच में हो सकता है, क्योंकि अगर वो टूडो से लड़ रहा है तो वो जख्मी हुए बिना बाहर ऐसे ही नहीं आएगा, और अगर तब सेकंड ग्रेड ने उस पर अटैक किया तो वो बच नहीं पाएगा। आयो, तुम्हें मीवा के पास जाना ही चाहिए। इनोमाकी को एक कर्स पीरियड दिखाई देती है, लेकिन तभी हनामी उसे मार देता है और माइटो कहने लगता है कि लगता है हमारे काम करने का समय आ चुका है। और दूसरी तरफ कामो कह रहा होता है कि आखिर सभी लोग मेरी माँ से इतनी बदतमीजी से बात क्यों करते हैं। और एक लेडी कहने लगती है कि क्योंकि तुम्हारी मॉम की यहाँ पर कोई इज्जत नहीं करता। लेकिन कामो कहता है, तो आखिर तुम लोग मेरी इज्जत क्यों करते हो, और आखिर मुझे इस क्लैन का हेड क्यों बनाया जा रहा है। वो लेडी कहती है कि तुम्हारे फादर की रियल वाइफ के पास ऐसा कोई बेटा नहीं है जिसके पास ये पावर्स है। और यहाँ पर कामो और फुशिगुरु दोनों ही एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं, वो दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। कामो कहने लगता है, जो शिकिगामी यूजर्स इतनी क्लोज रेंज के अंदर भी लड़ाई कर सकते हैं वो काफी ज्यादा बेहतरीन होते हैं, मैं तुम्हारी मेहनत से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। फुशिगुरु उससे पूछता है, आखिर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे कि हम दोनों के बीच में दोस्ती हो। कामो कहता है कि मैं तो तुम्हारे प्रति सिर्फ सहानुभूति दिखा रहा था, क्योंकि किसी न किसी दिन तुम भी एक क्लैन के साथ खड़े होगे, और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं इटाडोरी को मारने आया हूँ। फुशिगुरु पूछता है कि क्या प्रिंसिपल ने ये ऑर्डर दिए हैं। कामो बताता है कि नहीं, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, क्योंकि मुझे इस डिसीजन पर पूरा भरोसा है। वो सोचने लगता है कि मुझे उसकी भलाई के लिए ये सब कुछ करना होगा, क्योंकि मैं कामो क्लैन का लीडर हूँ। वो फुशिगुरु से कहने लगता है कि तुम्हें भी मेरे डिसीजन को समझना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही एक जैसे हैं। फुशिगुरु कहने लगता है कि ये सारी बातें तुम माकी के साथ कर सकते हो, मेरा जेनिन क्लैन के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं पूरी तरह से सही हूँ। वैसे मैंने यहाँ पर जरा सा गलत कह दिया, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या सही है और क्या गलत, मुझे सिर्फ अपने सेंसेस पर विश्वास है। मैं लोगों के स्वभाव के हिसाब से उन लोगों को बचाता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम है तो मुझे तुम्हें कर्स करना होगा। और अचानक से कामो के पीछे से एक शिकिगामी आ जाता है। कामो सोचने लगता है कि आखिर इसके पास और कितने शिकिगामी बाकी है। वो उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन शिकिगामी गायब हो जाता है। इसने ये चीज आखिर मेरा ध्यान भटकाने के लिए करी है। फुशिगुरु बताता है
है कि इससे मेरी काफी सारी कर्ज एनर्जी यूज हो जाएगी, इसीलिए मैं इसे सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता हूँ। फोशिगुरु ने इस बार अपने मैक्स एलिफेंट को बुलाया था और वो कामो के ऊपर अपने पानी से वार कर देता है, जिसके चलते कामो बाहर आ जाता है। कामो सोच रहा था कि अब मैं खुले आसमान के नीचे हूँ और फोशिगुरु उसके ऊपर एक और शिकिगामी की मदद से अटैक कर देता है। कामो को अचानक से अपनी मौत याद आने लगती है और वो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक की मदद से शिकिगामी को पकड़ लेता है। कामो बताता है मैं हार नहीं मान सकता और ये दोनों लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ आ जाता है। फोशिगुरु इनुमाकी को वहाँ से भागते हुए देखता है और इनुमाकी उन दोनों को वहाँ से भागने को कहने लगता है और ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर सारे के सारे चाम जलकर राख हो जाते हैं। आयोरी पूछने लगती है कि क्या सारे गेम खत्म हो गए? मेरी बताती है कि मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं देखा। गोजो कहने लगता है कि मुझे ये कहते हुए काफी ज्यादा खुशी होती है कि मेरे सभी स्टूडेंट्स ने दूसरों को हरा दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और प्रिंसिपल माशामिशी कहने लगते हैं कि ये सारे चार्म्स तभी जलते हैं जब कोई अनरजिस्टर्ड स्पिरिट उन पर अटैक करे। और आयोरी उनसे पूछने लगती है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि कोई बाहर से आया है, और अगर ऐसा है तो टेंजेंट बैरियर काम नहीं कर रहा। क्यूटो का प्रिंसिपल कहने लगता है कि चाहे वहाँ पर जो भी हो रहा हो, लेकिन इस सब के बारे में हमें कुछ नहीं पता। और सोचने लगते हैं जिसने भी उस कर्स स्पिरिट को मारा है वो काफी ज्यादा स्किल्ड है। प्रिंसिपल माशामिशी कहने लगते हैं कि मैं जाकर टेंजेंट से मिलता हूँ। गोजो और क्योटो के प्रिंसिपल आप दोनों जाकर बच्चों को बचाइए और मैं तुम यहाँ पर रुकने के साथ ही सभी लोगों को बच्चों की लोकेशन बताती रहना। और अब गोजो कहने लगता है कि चलो दुद्दू तुम्हारा समय आ चुका है, हो सकता है कि तुमने अपना लंच पूरा कर लिया होगा। और इसके चलते ये सभी वहाँ से जाने लगते हैं। कामो, इनुमाकी और फोशिगुरु उस पेड़ से बचकर भाग रहे थे और इसी सब के चलते हमें एक कर्ज यूजर दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर एक बड़ी सी व्हेल बना रहा था। गोजो भागते हुए उस व्हेल की तरफ बढ़ने लगता है और सभी के सभी बच्चे उसे देखने के साथ ही हैरान थे। आयोरी कहने लगती कि गोजो इससे पहले कि व्हेल पूरी हो जाए तुम्हें वहाँ पर पहुँचना होगा। गोजो कहने लगता है कि ऑलरेडी काफी ज्यादा देर हो चुकी है, जब तक मैं वहाँ पहुँचूंगा तब तक ये पूरी हो जाएगी। गोजो उसके पास पहुँचने के साथ ही उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अचानक से उसे करंट का झटका लगता है। आयोरी कहने लगती है कि आखिर ये तुम्हें ही अंदर क्यों नहीं जाने दे रही। गोजो कहने लगता है कि तुम दोनों अंदर चले जाओ, ये खाली मुझे ही अंदर नहीं आने देगी। तुम लोग इसके अंदर और बाहर जा सकते हो, ये किसी अच्छे कर्ज यूजर का कमाल है। दुश्मन को हमारे बारे में अच्छी जानकारी है तो तुम दोनों को अंदर जाना चाहिए, लेकिन अगर हम में से कोई भी मरा तो हम लोग हार जाएंगे। इस सब के चलते आयरी और दुद्दू अंदर चले जाते हैं और आयरी कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर किसी स्पेशल ग्रेड के होने का एहसास हो रहा है। और वहाँ पर मौजूद कर्ज यूजर कहने लगता है कि आखिर गोजो अंदर क्यों नहीं आया। दुद्दू उसे देखकर कहने लगते हैं ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, लेकिन इसे कमजोर समझने की गलती भी नहीं करनी चाहिए। वो आयरी को आगे जाने को कहने लगते हैं क्योंकि हमें स्टूडेंट्स की जान बचानी है। वो कर्ज यूजर कहने लगता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, मुझे इस बुड्ढे को नहीं मारना, मुझे इस लड़की को मारने दो ताकि मैं कुछ बना पाऊँ। और इस सब के चलते प्रिंसिपल गाकुगान जी अपना गिटार निकाल लेते हैं। बुड्ढा अब रॉकस्टार बन चुका है। फोशिगुरु और बाकी के दो लोगों के सामने हनामी आ जाता है। कामो कहने लगता है आखिर ये कर्ज स्पिरिट यहाँ पर क्या कर रही है और आखिर ये व्हेल किसने क्रिएट की। फोशिगुरु कहता है इस कर्ज स्पिरिट के साथ कोई कर्ज यूजर भी काम कर रहा है। और कामो पूछता है क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। फोशिगुरु को गोजो की बात याद आने लगती है जब उसने बताया था कि ये कुछ कर्ज स्पिरिट है जो कि ह्यूमंस के साथ काम कर रही हैं। मुझे लगता है ये वही स्पेशल कर्ज स्पिरिट है जिन्होंने गोजो के ऊपर अटैक किया था। इसकी अपीयरेंस उस रिपोर्ट से मैच करती है और मैं गोजो की ड्राइंग को देखकर भी इसे पहचान पा रहा हूँ। इनुमाकी कुछ कहने लगता है और फोशिगुरु यहाँ पर गोजो को कॉल कर देता है। कामो पूछता है क्या तुम्हें सचमुच में इसकी बातें समझ आ रही है। फोशिगुरु कहने लगता है अभी के लिए ये चीज जरूरी नहीं है, हो सकता है कि हमारा दुश्मन हमारे ऊपर डोमेन यूज करे तो हमें गोजो को बुलाना होगा। लेकिन हनामी फोशिगुरु का फोन तोड़ देता है। इनुमाकी अपनी कर्ज स्पीच की मदद से उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। अब कामो उस पर अटैक करता है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोशिगुरु अपनी शिकिगामी की मदद से उस पर वार कर देता है और अपनी तलवार लेकर उस पर टूट पड़ता है, लेकिन इस सब से उसे कुछ नहीं होता। कामो सोच रहा था कि इसने ये स्वॉर्ड कहाँ पर छुपा रखी थी। हनामी अब उन सभी को रुकने के लिए कहता है। कामो कहता है कि आखिर ये कैसी फीलिंग है, भले ही मुझे कुछ भी शब्द समझ नहीं आया हो लेकिन मैं इसका मीनिंग समझ गया। और हनामी कहने लगता है मैं सिर्फ इस दुनिया को बचाना चाहता हूँ, लेकिन कामो कहता है ये सिर्फ बकवास कर रहा है। हनामी कहने लगता है कि ये आसमान, ये समंदर काफी ज्यादा रो रहे हैं जिसे मैं सहन नहीं कर सकता। दिन ब दिन इंसानों के साथ रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है और सारा का सारा नेचर जानता है कि कुछ ही ह्यूमन से जो कि इनकी रखवाली करते हैं, लेकिन इस सब से भी कोई मदद नहीं हो पा रही। इस प्लेनेट को जरा सा समय चाहिए ताकि ये सही हो सके। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं हो तो तुम्हें खत्म होना होगा। और इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर।
तब तक के लिए बाय एवरीवन।